नमस्कार मित्रों, आप सभी का सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोग संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण में हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि अर्थात हल संधि। व्यंजन संधियों में हम लोगों ने दो संधियां पढ़ ली थी। आपने पढ़ा था इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि। दो संधियों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। इष्टुत्व संधि में हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था इस्तोह इष्टुना इष्युः, यानी शकार और चवर्ग यदि आदेश हो रहा था तो उसको हम क्या कह रहे थे कि ये क्या है, इष्टुत्व संधि है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र था इष्टुना इष्टुः, और उसमें क्या था, जो स्थानीय था या कह सकते हैं उसका जो पूर्व वर्ण था उसको हमने इष्टुत्व संधि से उसका क्या कर ली थी, अनुवृत्ति कर ली थी, और स्थानीय हमको मिल गया था या परवर्ण मिल गया था, कह सकते हैं स्तोह। और स्तोह क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि शकार और टवर्ग है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब आगे के प्रकरण जो हमारा है वो क्या है, जसत्व संधि। तो जसत्व संधि है, तो जसत्व संधियों के दो भेद होते हैं, पदांत और अपदांत। पदांत का अर्थ हम लोग समझ ही चुके हैं, पद के अंत। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या है कि एक संधि पढ़ी थी एंग पर रूपम। ठीक है, यानी पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। ठीक, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एंग पदांतादति। पूर्व रूप संधि में एक सूत्र पढ़ा था एंग पदांतात, यानी एंग प्रत्याहार के साथ क्या है, एंग प्रत्याहार के साथ यदि क्या है कोई शब्द जो होगा वो क्या होगा, पद के साथ उसका अंत होगा एंग प्रत्याहार में। जैसे हरि शब्द पढ़ा था, हरि शब्द में क्या था, एंग प्रत्याहार के साथ उसका क्या है, वो शब्द था, यानी उसका अंत हो रहा था, पद था। अब ऐसी स्थिति में हम लोग पढ़ते हैं जस्तु संधि। जस्तु संधि को महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में दो भाग में इसको बांट दिया, पदांत जस्तु और अपदांत जस्तु। तो पदांत जस्तु संधि पढ़ेंगे तो उसका सूत्र महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में दिया झलाम जसवंते, झलाम जसवंते। ठीक है, और इसकी सूत्र संख्या क्या दी, 8वां अध्याय दूसरा पाद और 39 नंबर पर इन्होंने अष्टाध्यायी में इसका वर्णन किया। चलिए अब हम सब लोग समझते हैं कि ये सूत्रार्थ समझ लेते। सबसे पहले क्या है, समझना जरूरी होता है सूत्रार्थ। ठीक है, तो इसको सूत्रार्थ अगर हम समझ रहे हैं तो सूत्रार्थ में क्या हो रहा है, झल। तो ये झल क्या है, जो झल है ये क्या है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार है। इसके बाद फिर जसो अंते, यानी जस प्रत्याहार के साथ अंत हो, जसो अंते कह रहा, तो इसको हम तोड़ेंगे तो जस प्लस अंत, यानी जस के साथ उसका क्या हो, अंत हो रहा हो, यानी उस संधि का जो आदेश वर्ण हो रहे हो वो क्या हो रहे हो, जस हो रहे हो। तो ये जस क्या है, जस भी हम लोगों को क्या है, प्रत्याहार मिल रहा है, प्रत्याहार। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि सबसे पहले झल समझ लेते हैं और जस समझ लेते हैं। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अगर हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र हम लोगों को याद है, उनको कंठस्थ किया है, तो हम लोगों को एक सूत्र याद होगा झभई। क्या था, झभई, झ भ इया, झभई, झभई। और क्या था, अगला सूत्र था हल, लास्ट का सूत्र है हल। तो झभई का झा और हल का ला, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रत्याहार इनसे बन करके तैयार होगा, इन दोनों वर्णों से क्या, झल। तो झल प्रत्याहार थोड़ा और समझ लो कि झल प्रत्याहार में क्या झभई मिला, इसके बाद क्या मिल जाएगा, सूत्र देख लेते हैं, घ ढ ध और क्या मिल जाएगा, श, ज ब ग
द द श, ज ब ग ड द श। अब इसके बाद ज ब ग ड द श। अब इसके बाद क्या मिलेगा हमको? ख फ छ ठ थ च ट त व। अगला सूत्र क्या मिलेगा? क प य। अगला क्या सूत्र मिलेगा? श श श र और हल। अब इतने सूत्र हो गए। तो झभाई का झा और हल का ला मिलकर के क्या बन गया? झल। तो अब इसमें थोड़ा सा और हम गणित समझते हैं। अब महर्ष पाणिनि ने हम हिंदी संस्कृत वर्णमाला का जब हमारा वीडियो देखेंगे उसमें आपको ये बताया गया है कि महर्ष पाणिनि ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि संस्कृत पूर्ण वैज्ञानिक भाषा, इसलिए महर्ष पाणिनि ने बहुत ही तकनीकी से या कह सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से इन्होंने वर्णमाला को व्यवस्थित किया। तो इन्होंने वर्णमाला को व्यवस्थित किया है। अगर हम झा देखते हैं तो अगर हम गिनते हैं ये चा वर्ग का वर्ण है तो चा छा ज झा, अर्थात हमको चौथे स्थान पर ये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? चौथे स्थान पर। ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं और ये हमें आपदांत जस्तु में भी ये सहायता करेगा। तो ये 4 पर मिल गया। अब 4 पर ये पहला मिला घ ढ ध, ये भी चौथे नंबर पर है। अब जा को देखते हैं तो क ख ग, इसमें नहीं मिला चा छा जा, तीसरे नंबर पर मिल रहा है तो 3 हो गया, ये तीसरे वर्ण हो जाएंगे। फिर खा क्या है? दूसरा वर्ण है। का के बाद खा मिला, दूसरा वर्ण है। और इसके बाद का क्या है? पहला वर्ण हो जाएगा। और इसके बाद क्या है? श श श जो ये हैं ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। प्लस क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये हो गया। तो महर्ष पाणिनि ने क्या किया? झल प्रत्याहार में क्या किया है? चौथे वर्ग के यानी जो कादयो मावशा ने अस्पर्शा, कह सकते हैं का से लेकर के जो मा वर्ण तक, या कह सकते हैं जो पंचम यानी वर्ण पंचम वर्ग हैं, का कुवर्ग चुवर्ग टुवर्ग तुवर्ग और पुवर्ग, तो उनमें से जो चौथे तीसरे दूसरे और पहले वर्णों पर जिन जो ध्वनि संकेत हैं उनको महर्ष पाणिनि ने झल प्रत्याहार में रख दिया। तो क्या बताया कि झल आप लोगों की समझ में आ ही गया कि झल है क्या। तो झल समझ में आ गया, झभाई का झा और हल का ला मिलकर के प्रत्याहार बना जिसे कहा गया झल, जिसमें चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण और पहले वर्ण, ये वर्ग जो पंचम वर्ग हैं उन पंचम वर्गों का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण मिलेगा। इसके बाद हम लोगों को क्या समझना है? जस समझना है। क्या समझना है? जस। तो जस अब इसमें हम देखते हैं कि तीसरा सूत्र है ज ब ग ड द श। ये क्या है? ज ब ग ड द श। तो अब इसमें जब गड दस का जा और इसका सा मिलकर के एक प्रत्याहार बन गया जस। जस हो गया, जस प्रत्याहार हमको मिल गया। अब इसमें देखते हैं जब गड दस ये वर्ग के कौन से वर्ण हैं, तो देखेंगे का खा गा नहीं मिला, चा छा जा, जा से शुरू हो रहा है तो जा भी तीसरा है, बा भी तीसरा है, गा भी तीसरा है, डा भी तीसरा है, दा भी तीसरा है। अब इसमें जा देखते हैं तो चा छा जा, बा देखते हैं पाफा बा, अगर गा देखते हैं काका गा, डा देखते हैं टाठा डा और दा देखते हैं तो ताथा दा। वर्ग के तीसरे वर्ण मिल रहे हैं, अर्थात जस क्या है? 3 है। 3 का मतलब समझ में आ गया। अगर हम झल कह रहे हैं तो 4 3 2 1 प्लस ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर जस कह रहे हैं तो वर्ग के तीसरे वर्ण हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब आगे सूत्रार्थ हमें समझ में आ गया कि झलाम जिसो अंते, तो झल प्रत्याहार के साथ क्या है, क्या मिलेगा तब जस बनेगा। आगे इसकी चर्चा करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखेंगे हम इसकी सारणी बना लेते हैं। क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? स्थानीय। क्या हो जाएगा? स्थानीय वर्ण। स्थानीय कह सकते हैं या इनको हम क्या कह सकते हैं? पूर्व वर्ण। क्या कह सकते हैं?
पूर्व वर्ण। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, परवर्ण। परवर्ण, परवर्ण कर लेते हैं, परवर्ण हो गए। परवर्ण के बाद अगर हम और साम्य कर लेते हैं, साम्य के बाद क्या हो जाएगा हमारा, साम्य के बाद हो जाएगा हमारा आदेश। क्या हो जाएगा, आदेश। चलिए इतना हो गया। अब हम लोगों ने स्थानीय में क्या लिखना है, हमको झल लिखना है। स्थानीय में हमको क्या लिखना है, झल लिखना है। थोड़ा सा सारणी छोटी कर देते हैं आगे उधर ताकि समझ में आ जाए आप लोगों की। एक साथ सारणी हो जाएगी और एक ही साथ उदाहरण हो जाएंगे। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, परवर्ण हो जाएंगे, साम्य हो जाएगा, ये आदेश हो जाएगा। ये क्या है, स्थानीय, या इनको क्या कहते हैं, परवर्ण। पूर्व वर्ण, ये क्या हो जाएंगे, परवर्ण। ये क्या हो जाएगा, साम्य, और ये क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपने लिखा कि झल प्रत्याहार में आपने समझा कि चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले वर्ण आते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं कि 1 2 3 4 कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, क ख ग घ, फिर च छ ज और झ, ट टा हो जाएगा, ठा हो जाएगा, ड हो जाएगा और ढा हो जाएगा। टा ठा ड हो गया, फिर ता था द ढा कर लेते हैं, फिर पा फा ब भा कर लेते हैं। ये हो गए 4 वर्ण हो गए। अर्थात इसमें देखते हैं कि ये पहला, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें हमने क्या लिखा था, थोड़ा उल्टा लिखा था, 4 3 2 1। अब उसके बाद हम लोगों ने लिखा था ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन में 3 व्यंजन लिखे थे, शा, शा, सा और क्या था, हा। तो अब देखते हैं कि ऊष्म व्यंजन में सा 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 और प्लस हा रहा है। तो अब इनको क्या हम नीचे लिखेंगे, नहीं, ये ध्यान रखना है, इनका कोई वर्ग नहीं है। अब इनको हम उच्चारण स्थान के भेदों के अनुसार इनको हम वर्गों में विभाजित करेंगे। आप लोग एक सूत्र याद होगा, अकुह विसर्जया नाम कंठा। तो हा वर्ण क्या है, कंठ से उच्चारित होता है, इसलिए इसको हम हा वाले वर्ग में रख देंगे। फिर इसके बाद तालव्य दिशा है, तो एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, इचु यशा नाम तालु। तो इचु यशा नाम तालु, तो जो शा वर्ण है ये क्या हो जाएगा, तालु में हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, उच्चारण स्थान के आधार पर हो रहा है। ये सा जो है ये चा वर्ग का नहीं है, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो समान है, इसलिए इनको चा वर्ग में स्थान दे दिया गया। फिर मूर्धन सा बन रहा है, अगला वर्ण है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धन लोगों के पास सूत्र है, तो इसको हम क्या करेंगे, मूर्धन में रख देंगे। फिर हमारे पास शा बचा दंतिसा, तो हम लोगों के पास एक सूत्र है ऋतु रसाणाम दंतः। तो ऋतु, तू का मतलब ता वर्ग, और क्या है शा, शा क्या होगा, रख लिया जाएगा दंत वर्ण के साथ। अब आगे देखते हैं कि परवर्ण में होगा क्या। परवर्ण में क्या होगा, क्योंकि हम लोग पदांत जसत्व पढ़ रहे हैं, तो पदांत जसत्व में क्या हो जाएगा, इसमें होगा क्या, ये क्या हो जाएंगे, स्वर वर्ण हो जाएंगे। इसमें क्या, परवर्ण में क्या होगा, स्वर हो जाएगा। क्योंकि व्यंजन संधि में हम लोग जब पढ़ना शुरू किए थे तो ये भी पढ़ा था कि व्यंजन के साथ चाहे स्वर मिले या व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, तो दोनों कंडीशन में बनेगा क्या, व्यंजन बनेगा, तो स्वर हो जाएगा। स्वर के बाद क्या है, इसमें क्या मिलेगा, अगला हो जाएगा जिसको हम कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य व र
और ल, ये हो जाएंगे। अर्ध स्वर में या हुआ र ला, और स्वर में हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, आ से औ तक जो वर्ण है ये क्या हो जाएंगे, स्वर वर्ण हो जाएंगे। इसके बाद अब क्या मिलेगा, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, चौथा वर्ण। अब इस साम्य क्या, साम्य का अर्थ होता है ध्वनि स्थान, साम्य का अर्थ क्या हो जाएगा, ध्वनि स्थान यानी उच्चारण स्थान। लिख लीजिए आप लोग, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो अब उच्चारण स्थान हम देखते हैं कि का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। कहाँ से है, कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है, हो जाएगा मूर्धा से। कहाँ से हो जाएगा, मूर्धा से। अब ता वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत से, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ से। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। अब इसलिए हम लिख लिए हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। अब इसमें हम ध्यान देखते हैं कि इसका आदेश क्या होगा। तो जस प्रत्याहार, आपने अभी इसका जो सूत्र की व्याख्या हम लोग कर रहे थे उसमें जस को हम लोगों ने समझा था कि जस वर्ण जो होगा वो होगा क्या, ज ब ग ड द। तो ये वर्ण हो जाएंगे वर्ग के तीसरे वर्ण। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण है गा, इसका हो जाएगा ज, और इसका हो जाएगा ड, इसका हो जाएगा द, और इसका वर्ण हो जाएगा ब। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इन वर्णों के साथ क ख ग घ ह, या कह सकते हैं तीसरे चौथे दूसरे और पहले वर्ण और उस व्यंजन के साथ चाहे कोई स्वर मिल जाए या अर्ध स्वर यानी या व राला से मिल जाए, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण मिल जाए, तो अगर ये का इनमें से किसी के साथ मिल रहा है तो ये क्या करेगा, अपना गा ही बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि वो अगर इन वर्णों से किसी से भी वो उसका संयोग होता है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में ही बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में ही बदल जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं इसका तीसरा वर्ण होगा गा होगा, इसका जा होगा, इसका डा होगा, इसका दा होगा, और इसका क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। तो अब ध्यान ये देना है कि इनमें से स्वर से मिले या अर्ध स्वर से मिले, और इसमें क्या है चौथे वर्ण से मिले, या कह सकते हैं किसी भी व्यंजन से मिले। तो ये किसी भी व्यंजन से भी मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर का वर्ग मिल रहा तो ग बनाएगा, च वर्ग मिल रहा है जा बनाएगा, और ट वर्ग मिल रहा तो ड बनाएगा, त वर्ग मिल रहा तो द बनाएगा, और प वर्ग मिल रहा है तो बा बनाएगा। इतना हो गया। अब इसी तरह से हम इनके कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं अच प्लस अंत, अच प्लस अंता कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग सारणी पर ध्यान देंगे। चा मिला, ये चा हो गया, और ये क्या कर रहा है, इसका जो वर्ण क्या है आ मिला। तो आ देखिए इसमें स्वर है आ से औ तक, तो स्वर से मिलेगा तो ये बनेगा क्या, क्या बना देगा, जा बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, जा। तो बराबर क्या हो जाएगा, जा होगा, और इसमें क्या मिल जाएगा, आ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, अजंता। ये हलंत में होगा, और जैसे ही आ इसके साथ संयोग करेगा तो ये जा क्या होगा, पूर्ण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अजंता। तो अच प्लस अंतः बराबर क्या हो जाएगा, अजंता हो जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वाक प्लस ईसा, क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईसा। अब देखेंगे का मिला, और इसके बाद स्वर ही मिल रहा है, बड़ी ई यानी दीर्घ ई मिल रही है, तो एक का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वागीशः। अब देखिए गा हलंत में है, जब गा छोटी बड़ी ई में यानी दीर्घ ई में मिल गया
तो ये क्या हो जाएगा, गी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, वागीशा। क्या हो गया, वागीशा हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखते हैं उदाहरण इसमें, महत प्लस दानम। महत प्लस दानम। अब देखेंगे तवर्ग मिला और किससे मिला है, व्यंजन से मिला। और व्यंजन में क्या है कि व्यंजन से मिल रहा तो व्यंजन क्या हो जाएगा, द है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ता किसके साथ मिल रहा है, व्यंजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, बा हो, क्या हो जाएगा, ता मिल रहा है तो दा हो जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। और क्या हो जाएगा, महद दानम। क्या हो जाएगा, महद दानम। महद दानम, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, महद दानम। महद दानम। चलिए अगला उदाहरण और हम लोग भी देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, दिक प्लस गजा। एक उदाहरण और देखते हैं, दिक प्लस गजा बराबर, ये क्या हो जाएगा, का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। और बराबर हो क्या जाएगा, दिग्गजा। क्या हो जाएगा, एक का किस में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। और हो क्या जाएगा, दिग्गजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गजा। तो ये क्या हुआ, ग हो गया और इधर से गजा मिल रहा है, तो दिग्गजा हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आपदांत जसत्व। आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कहीं से भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख करके भेजें, यथासंभव उसका सही उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं आपदांत जसत्व। क्या देखेंगे, आपदांत जसत्व। आपदांत जसत्व में हम लोग पढ़ेंगे चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं आपदांत जसत्व। आपदांत जसत्व जब तक दोनों भाग एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा। इसका सूत्र क्या है, झलाम जस झसी। झलाम जस झसी। तो झलाम यानी झल तो हमको समझ में आ गया था, जस भी समझ में आ गया था, झस नहीं समझ में आया था। तो झसे यानी ये क्या हो जाएगा, झस। क्या हो जाएगा, झस प्रत्याहार। तो झस प्रत्याहार में हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे। तो देखते हैं, झस, झ, भ, इया, ज, ब, ग, ड, द, श। ज, ब, ग, ड, द, श हो गया। तो झभई का झा और क्या हो जाएगा, झभई का झा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक सूत्र इसमें छूट रहा है, झभई का झा और क्या हो जाएगा, घ, ढ, ध, स, ज, ब, ग, ड, द, श। तो झभई का झा और जबगढ़ दश का श, ये वर्ण क्या होंगे, इससे मिलकर के एक प्रत्याहार बनेगा, क्या, झस प्रत्याहार। क्या बन जाएगा, झस प्रत्याहार। और झस का सप्तमी हो जाएगा झस। क्या हो जाएगा, झसी। तो इसलिए जब सप्तमी हो जाता है तो परवर्ण में होगा, निश्चित है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और तीसरा वर्ण। अब इसमें हम देखते हैं क्या है, ये परवर्ण। क्या हो जाएगा, परवर्ण। क्योंकि हम लोगों ने क्या है कि पढ़ लिया, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें झल हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें झस ही हो जाएगा, झस। और इसमें क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जस आदेश वर्ण में। अब इसमें देखते हैं, अब ये झस तो हो गया, झस में हम क्या लिखेंगे कि ये क्या हो रहा है, झस क्या हो रहा है, झस में तीसरा और दूसरा, झस में क्या है कि तीसरा और चौथा वर्ण मिल रहा है।
तो इसमें अब देखते हैं कि का वर्ग का क्या हो जाएगा, का खा। इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा मिल रहा है, तीसरा और चौथा मिल रहा है, तो इसमें गा मिल जाएगा और घा मिल जाएगा। इसमें क्या मिला, जा मिलेगा और झा मिल जाएगा। इससे क्या मिला, डा मिल जाएगा और ढा मिल जाएगा। इनसे क्या मिला, दा मिल जाएगा और धा मिल जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, बा मिल जाएगा और भा मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ण हैं, झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, ये क्या हो रहे हैं कि जब इनमें से किसी के साथ ये मिल रहे हैं तो ये बनेगा क्या, गा बना लेंगे। अगर इनमें से कोई वर्ण इनके साथ मिल रहा है चा वर्ग के साथ, तो ताल वाला वर्ण यानी जा बन जाएगा, डा बन जाएगा, दा बन जाएगा और शा बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं कि जैसे शुद्ध प्लस धी, शुद्ध प्लस धी। अब देखेंगे शुद्ध प्लस धी। अब इसमें हम देखेंगे धा कहाँ पर हमको मिला, ता था द, धा मिल रहा है। ये किसके साथ मिल रहा है, धा के साथ मिल रहा है, तो बनेगा क्या, दा बनेगा। तो इससे क्या हुआ, दा हो गया, तो क्या हो जाएगा, शुद्धि। क्या हो जाएगा, शुद्धि। दा बना तो क्या हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगा। ये कहां से, धा से, जब धा मिला और बनेगा क्या, दा बन जाएगा। ठीक, आगे दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। दूसरा उदाहरण में क्या है, आरंभ प्लस धा। क्या हो जाएगा, आरंभ प्लस धा। अब क्या है, भा मिल रहा है और किसके साथ इसका योग हुआ, धा के साथ योग हुआ। अब ये ध्यान रखना है कि ये गा के साथ भी मिल सकता है, जा के भी साथ मिल सकता है, डा के साथ मिल सकता है, दा के भी साथ मिल सकता है, बा के साथ भी मिल सकता है। तो आरंभ इससे क्या होगा, भा से मिला और क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, बा बन जाएगा। और हुआ क्या, आरब्धा। क्या हो जाएगा, आरब्धा बन जाएगा। आगे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुद्ध प्लस धी। बुद्ध क्या है, बुद्ध प्लस धी। और इससे क्या बन जाएगा, धा से बनेगा दा और क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा तो बुद्धि। इस तरह से हम भी लिख सकते हैं। और शुद्ध क्या है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, शुद्ध, शुद्धि। क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आगे और कुछ उदाहरण के द्वारा और हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पूछ लिया जाता है, लब प्लस धा का सही संधि होगा तो बा है, घर हम देख लेंगे। और किसके साथ मिल रहा, धा के साथ, लेकिन बनेगा क्या, बा ही बनेगा। इसके क्या साथ मिल रहा है, बा के साथ मिल रहा है और किसके साथ, धा के साथ, तो बनेगा क्या, बा ही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लब्धा। क्या हो जाएगा, लब्धा हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से और एक उदाहरण देख लेते हैं, दुह प्लस धम। क्या हो, देख लेते हैं, दुह प्लस धम। तो अब देखते हैं, हा मिला, हा किसके साथ मिल रहा है, धा के साथ मिल रहा है, बनेगा क्या, गा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। तो हो क्या जाएगा, दुग्धम। क्या है, दुग्धम हो जाएगा। इस तरह से क्या है कि जब झल प्रत्याहार झस प्रत्याहार के साथ मिलेंगे तो जस आदेश हो जाएगा, यानी संधि वर्ण क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।